spoken about feminism, the more I have realized that fighting for women's rights has too often become synonymous with man-hating. I'm sure you're all aware that there are 17 Sustainable Development Goals. Goal number 5 refers to the gender equality, empowering all women and girls. इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये लिखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 14 में। How do we use this moment to elevate what is happening instead of continually victimize ourselves? लेकिन क्या सही में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जेंडर न्यूट्रल है? मेरा जवाब है नहीं। बिल्कुल, अगर आप अपने बेटे को सिखा रहे हो कि बड़े होकर तुम्हें जॉब करना है, तुम्हें कमाई करनी है, तुम्हें अपनी जिंदगी का कुछ करना है, आप अपनी बेटी को वो क्यों नहीं सिखा रहे हो? और अगर आप अपनी बेटी को खाना पकाना सिखा रहे हो तो आप अपने बेटे को क्यों नहीं सिखा रहे हो खाना पकाना? बिल्कुल, आई थिंक दोनों चीजें जो होती है, दोनों चीजें दोनों के लिए जरूरी है। हमारे तीनों ही जेंडर, मेल, फीमेल और हमारा थर्ड जेंडर शिव शक्ति, जिसे हम ट्रांसजेंडर के नाम से जानते हैं, तीनों ही अनसेफ हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि ये इक्वालिटी होती है क्या। इक्वालिटी ऐसा वर्ड है जो तीनों ही जेंडर को दिखाती है कि हम तीनों इक्वल हैं, वो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में हो या किसी भी लॉ में हो, किसी भी अमेंडमेंट में हो, किसी भी आईपीसी सेक्शंस में हो। लेकिन क्या ऐसा सही है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है? आइए जानते हैं। डिस्क्रिमिनेशन, सेक्सुअल हैरेसमेंट। रेप की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है मेन का, कि मेन ने ही किया होगा ये, और विक्टिम कौन होगी? वुमेन। बट ऐसा नहीं है। मैं आपको कुछ सेक्शंस और कुछ केसेस बता के एक्सप्लेन करता हूँ। आईपीसी सेक्शन 375, ये सेक्शन कहता है कि इसमें सेक्सुअली वायलेंस किया जाता है वुमेन के अगेंस्ट फोर्सफुली। और अगर आप इस सेक्शन को पूरा पढ़ेंगे ना तो इसमें अपराधी सिर्फ मैन ही दिखाया गया है। तो इसका क्या मतलब है कि रेप सिर्फ मैन करते हैं? आगे एक सेक्शन है सेक्शन 377 आईपीसी। इसमें अननेचुरल तरीके से अगर किसी से रेप होता है तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, फाइन लग सकता है। लेकिन अगर वुमेन के खिलाफ रेप केस फाइल करता है कोई तो इसके लिए कोई भी आईपीसी नहीं है। सेक्शन 18 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, इसके तहत आदमी चाहे कमा रहा हो ना कमा रहा हो, किसी भी हालत में हो, लेकिन उसको अपनी एक्स वाइफ को मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। और ये एक ऐसा केस है जिसके चलते बहुत ही सारे सुसाइड्स हुए हैं। आपको लगता है ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए होंगे तो जरूर इनका कोई बहुत ही अच्छा मतलब होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एज अ वेपन यूज किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक सेक्शन आता है सेक्शन 498A, डावरी और डोमेस्टिक वायलेंस को रिप्रेजेंट करता है। और इन सभी केसेस में अपराधी किसको समझा जाता है? मेन को। बट क्या ये सही है? और इससे हैरानी की बात तो ये है, अगर वुमेन जाती है एफआईआर फाइल करवाने तो पुलिस को मजबूरन एफआईआर फाइल करना पड़ेगा, चाहे वो जानता हो कि आदमी गिल्टी नहीं है। उसे एफआईआर फाइल करना पड़ेगा, तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। उसी वक्त उस आदमी को अपराधी समझा जाता है और नॉन बिलेबल वारंट बनाया जाता है। और जब तक औरत वो कोई केस वापस नहीं ले लेती या बहुत ही पुख्ता सबूत देने के बाद आदमी बरी नहीं हो जाता, तब तक उसे नहीं छोड़ा जाता है। और बरी होने के बाद भी सोसाइटी उस आदमी को और उसके परिवार को जीने ही नहीं देती है। जॉनी डेप का केस तो आपने सुना होगा। दिल्ली से ऐसे ही रेप का एक केस सामने आया है वहाँ, जहाँ पर एक लड़की ने 2 लड़कों पर गैंग रेप का आरोप लगाया। उसके बाद मामला खत्म करने के लिए उसने 2 लाख रुपए मांगे और विक्टिम के एक भाई ने 2 लाख रुपए ट्रांसफर भी कर दिए। उसके बाद वो लालच में आकर 4 लाख रुपए और मांगती है। जब इस मामले की छानबीन की जाती है तो पता चलता है कि लड़की ने फॉल्स केस किया था और ये चीज लड़की खुद कोर्ट में कबूल करती है। और आपने श्रीकांत त्यागी का तो नाम सुना ही होगा। ये एक लड़की से गाली गलौज करते हैं सोसाइटी के मेंटेनेंस के लिए। इनके लिए बहुत सारे एक्टिविस्ट सामने आते हैं, पुलिस सामने आती है, सोसाइटी के लोग सामने आते हैं और इनको जेल हो जाती है। चलिए ठीक है, मान लेता हूँ इनको जेल हुई, सही हुआ। लेकिन इनके परिवार को इल ट्रीट किया जाता है। उनके परिवार को सोसाइटी से ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट से भी बाहर फेंक देने की बात कही जाती है। और यही चीज लड़की जब करती है दारू पीकर सड़कों पर पुलिस वालों के साथ, कैब ड्राइवर्स के साथ, तो उस चीज को हाईलाइट ही नहीं किया जाता है। लखनऊ वाला केस सुना है ना आपने? My fellow citizens, there is genuine and justified anger at the ghastly crime of gang rape in Delhi. We will make all possible efforts to ensure security and safety of women in this country.
2012 के बाद मीडिया हाइप होने की वजह से लोगों का अवेयरनेस काफ़ी है। वो जो अवेयरनेस थी उसको लोगों ने पॉजिटिव लेने के बजाय उसको नेगेटिव इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लड़की ने ऐसे ही अपनी मीठी बातों से साजिश का एक जाल फर्जी रेप केस में लोगों को फंसाने का एक ब्लैक। फतेहाबाद में झूठा बलात्कार का आरोप लगा। Many more false rape cases. We also need to ask at this point if our rape laws need to be re-looked at to prevent misuse. बात करें रेप केसेस की तो जलंधर का एक केस है हमारे पास। यहाँ आदमी ने बताया कि उसे पहले किडनैप किया गया, उसके बाद 4 लड़कियों के द्वारा उसका गैंग रेप किया गया, उसे ड्रग्स दिए गए और इस चीज पर किसी ने कैंडल मार्च नहीं निकाला। अगर यही चीज लड़की के साथ होती तो हर जगह ये न्यूज फैल गई होती। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि लड़कियों के लिए प्रोटेस्ट मत करो, मैं ये कह रहा हूँ लड़कों के लिए भी तो करो, वो भी तो इक्वली इस चीज के विक्टिम हैं। यहाँ कई ऐसे केसेस सामने आते हैं जहाँ पर मेन को कई साल की सजा मिल जाती है, फॉल्स रेप केस में, डोमेस्टिक वायलेंस केस में, सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में, और बाद में 10-20 साल बाद वो इनोसेंट पाए जाते हैं। आपको एक डाटा बताता हूँ, 2014 की दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की रिपोर्ट के मुताबिक जो 50% रेप केसेस होते हैं वो फॉल्स होते हैं। आप समझ रहे हैं ये डाटा कितना बड़ा है, नियरली हाफ। और वहीं नेशनल क्राइम ब्यूरो कहता है कि सेक्शन 498A जो है, जो डोमेस्टिक वायलेंस को रिप्रेजेंट करता है, 12% केस ही गिल्टी पाए जाते हैं, बाकी के जो केसेस हैं वो फॉल्स ही होते हैं। मैंने एक वर्ड यूज किया, वेपन। औरतों को एज अ वेपन यूज किया जाता है। कुछ भी हो, डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल दो, कुछ भी हो, फॉल्स रेप का केस डाल दो। कई औरतें तो फेम के लिए भी ये करती हैं। हमारे स्टार क्रिकेटर MS धोनी सर जब सो रहे थे प्लेन में तो उनकी प्राइवेसी को ब्रीच करके उनकी वीडियो बनाई गई और वायरल कर दी गई। लेकिन अगर हम इसी चीज को वाइस वर्सा किसी और वुमेन के साथ करते तो क्या ये चीज सोसाइटी के थ्रू एक्सेप्टेबल होती? नहीं। तब वुमेन एक्टिविस्ट सामने आते और इस चीज का प्रोपेगेंडा बनता। बात करते हैं हमारे ट्रांसजेंडर की। इनके लिए तो यहाँ पर जीना ही मुश्किल है। इनको बस सेक्स वर्कर और पैसा मांगने वाली की नज़र से ही देखा जा रहा है। क्या इनकी कोई लाइफ नहीं है? इनको एक अलग ही जगह दे दी जाती है कि आप ही यहाँ रह सकते हो बस। अगर आपके घर में एक ट्रांसजेंडर एक्स वर्क करती है ना, तो आप बिल्कुल उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हो, और ये चाहे ऑफिस हो, हॉस्पिटल हो, कहीं भी हो। जबकि इनके लिए मेडिकल सीट्स रिजर्व्ड होती हैं, IIT की सीट्स रिजर्व होती हैं, इंजीनियरिंग, UPSC सब चीज़ की सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। बट ये आप की मेंटेलिटी की वजह से वर्क नहीं कर पाती हैं बाहर। इनको सिर्फ रोड पर पैसा मांगते हुए देखा जाता है, क्योंकि आप सोसाइटी ने इनको इतना रिजेक्ट कर दिया है कि उनको ये काम करने पे मजबूर होना पड़ता है। और बात करें हमारी नारियों की, देवियों की, लड़कियों की, तो इनके लिए भी कोई कम सज़ा नहीं है इस सोसाइटी में। बात करें हम गाँवों की, तो यहाँ इन्हें सिर्फ काम करने के लिए समझा जाता है। लड़की हो तो झाड़ू लगाओ, लड़की हो तो खाना बनाओ, लड़की हो तो पशुपालन करो। लड़के क्या करेंगे? सिर्फ घूमेंगे। इन्हें ये कहा जाता है कि शादी के बाद तो आपको दूसरे घर में ये करना ही। मेरा सवाल है, क्यों करना है? क्या वो जॉब नहीं कर सकती? आप उनको इतनी लोअर एजुकेशन पहले ही दिला रहे हो, 10th-12th पर ही उन्हें पढ़ाई छुड़वा देते हो। ये पूरी गलती आपकी है। आप ऐसे घर में उनकी शादी करवा देते हो जहाँ पर उन्हें मारा पीटा जाता है, मैरिशियल रेप किया जाता है उनकी मर्जी के खिलाफ, और आपको दहेज भी देना पड़ता है। लड़कियों के लिए ये सब एक्ट्स यहाँ यूज होते हैं। लड़कियाँ 6-7 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकती हैं। इसमें गवर्नमेंट की बहुत ही बड़ी कमी है। वो उनकी सेफ्टी का ध्यान नहीं रख पाती, जिसकी वजह से उनके पापा, उनके भाई उन्हें बाहर नहीं जाने देते, उनकी सेफ्टी रीजंस की वजह से। और ऐसा नहीं है कि लड़के बिंदास घूम रहे हैं बाहर। जहाँ जिस एरिया में लड़कियां बाहर नहीं निकल पाती, वहाँ लड़के भी नहीं निकल सकते हैं। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। बट एक ही बहुत ही कॉमन पॉइंट है लड़के और लड़कियों के लिए कि कपड़े पर इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा जज किया जाता है। मेरा एक सवाल है, अगर लड़कियां शॉर्ट्स और क्रॉप टॉप में घूम सकती हैं, तो वही सेम चीज़ लड़के हाफ पैंट और बनियान में घूमे तो उस चीज़ का बहुत ही बड़ा इश्यू बन जाता है। ये जो कपड़े की बात है, ये दोनों में कॉमन है, दोनों साइड से क्रिटिसिज्म मिलता है। एट दी एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि मेंस आर ऑल्सो नॉट सेफ। उनके लिए भी लॉज होने चाहिए। मोस्टली मेंस सुसाइड कर रहे हैं इस वजह से, क्योंकि उन्हें इतना प्रेशराइज कर दिया जाता है कि उनके लिए कोई रास्ता ही नहीं बचता है, वो हर जगह से हार जाते हैं। ट्रांसजेंडर्स के लिए तो मैं गवर्नमेंट से अपील करूँगा, प्लीज़ 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 ऐसे लॉज लाइए, इस चीज़ पर वर्क करिए। और गर्ल्स के लिए हम आपको सपोर्ट करते हैं।
हम आपकी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, हम आपको पढ़ाना भी चाहते हैं, लेकिन एसडीएम ज्योति मौर्य जैसा केस ना हो। और प्लीज़ सभी बहनों से अपील है, प्लीज़ ये फॉल्स क्लेम करना बंद करिए। एक आदमी बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो जाता है, वो कुछ नहीं कर सकता, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तक उसका साथ नहीं देता है। और गवर्नमेंट से अपील है कि इनके सेफ्टी मेजर्स को बढ़ाया जाए और कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडर्न सोसाइटी के हिसाब से मॉडिफाई किया जाए। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हम ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।